इट इज़ डे सेकेंड ऑफ विलियम शेक्सपियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 15 क्वेश्चन। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखिए अंत तक और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये डिफरेंट जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि कोई पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ से लिए गए हैं और यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। तो हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत। ये क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से और 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो इट मीन्स 15 टोटल क्वेश्चन। क्या लिखा है कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फाइनिंग कि बहुत ज़्यादा जो फ्रेंडशिप होती है, मित्रता होती है, मित्र व्यवहार होता है, ये छद्म व्यवहार है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, और ज़्यादा प्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा मूर्खता भी हो सकता है। दीज वर्ड्स अकर इन, और ये जो वर्ड्स हैं कौन कहाँ कहता है, ये बात है कि हेमलेट में है या एज यू लाइक इट में, या फिर किंग लियर है, या फिर 12th नाइट है, ठीक है। तो ये जो आंसर है ये है क्या, एज यू लाइक इट, ये है क्या, एज यू लाइक इट। तो वर्ड्स हैं कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, अकर एज यू लाइक इट, अ कॉमेडी विलियम शेक्सपियर, और दीज वर्ड अकर इन अ सॉन्ग। ये एक सॉन्ग में संग किए जाते हैं, जो कि उस सॉन्ग को कौन गाता है, एमनीज गाता है। कहाँ पर, एक्ट सेकंड और सीन 7th में। और कौन सा सॉन्ग है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो काइंड, है ना। तो ये जो सॉन्ग है उसमें गाता है। और फिर लास्ट में मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉले, तो ये सॉन्ग गाया जाता है। तो उसमें है ये क्या कहते हैं आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा वर्क है जो कि शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो टाइट्रो एंड्रोनिकस, पेरिकल्स, लव्स ट्रायम्फ, थ्रो कैलीपोलिस, या फिर आ लवर्स कंप्लेंट। आ लवर्स कंप्लेंट भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। पेरिकल्स भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। पेरिकल्स को हम यूँ याद करते हैं कि एक ऐसा कौन सा वर्क है जो कि उनकी जो पब्लिश हुए थे है, मतलब जो कि पब्लिश नहीं हुआ है, राइट तो किया गया है, परफॉर्म भी किया गया है, पर जो कि पब्लिश नहीं हुआ। तो पेरिकल्स इनका पब्लिश नहीं हुआ है, किसमें, फर्स्ट फोलियो में, है ना। और टाइटस एंड्रोनिकस ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे वर्क तो लिखे गए हैं, पर लव्स ट्रायम्फ थ्रो कैलीपोलिस ये नहीं लिखा गया है। तो देखिए आंसर में लिखा है कि लव्स ट्रायम्फ थ्रो कैलीपोलिस वॉज फर्स्ट मास्क परफॉर्म एट द स्टुअर्ट कोर्ट, जो कि परफॉर्म किया गया था स्टुअर्ट कोर्ट में ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के दौरान, जब उनका टाइम था, है ना। एंड द फर्स्ट in which a reigning monarch appeared, the work was written by बेन जॉनसन। ये जो वर्क है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ करेक्टर नेम बेंको। तो कौन से प्ले में बेंको करेक्टर आता है। देखिए करेक्टर की अगर हम बात करें तो शेक्सपियर के जो प्ले हैं, देखो होकम की बात कर रही हूँ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, तो ये तो इनकी ग्रेट ट्रेजेडी है। भाई आपको एक सजेशन ये है कि इन सारे प्लेस के जितने भी करेक्टर हैं उनको आप याद रखिए। देखो मेन करेक्टर तो अपने आप याद ही रह जाते हैं, पर इनके जो माइनर करेक्टर हैं उनको हमें याद रखना है, ठीक है। अब बेंको किस में आता है, किंग लियर, हेमलेट, रोमियो जूलियट और मैकबेथ। तो बेंको जो है, बेंको ये किस में आता है, ये मैकबेथ जो प्ले है उसमें ये बेंको का भूत आता है ना। मैकबेथ फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, रिटन होती है 1605 या फिर 6 में, और पब्लिश हो जाती है ये हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा 1623 में, जो कि फर्स्ट फोलियो के नाम से जानी जाती है। और बेंको वॉज द थेन ऑफ लोकैबर, है ना। तो ये है मैकबेथ प्ले में ये आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिंस विद द लाइन इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ठीक है। तो किस में ये लाइन आती है कि यदि म्यूज़िक
ये है फूड है किसका, प्रेम का। तो बस इसको बजता 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 ही रहने दो। कि टेम्पेस्ट में आती है, एज यू लाइक इट में आती है, रोमियो एंड जूलियट में आती हैं, या फिर ट्वेल्थ नाइट में आती है। तो इसका जो आंसर है क्या है, ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इसका आंसर है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है कि विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, दोनों ही टाइटल याद रखिए कि ट्वेल्थ नाइट या फिर इसी का टाइटल है व्हाट यू विल इज़ अ कॉमेडी। ये एक कॉमेडी है और किसके बारे में, क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में, शिपरेक सर्वाइविंग के बारे में। ठीक है, और क्या है, ब्यूटीफुल लिविंग गर्ल है हु फाइंड्स हर सेल्फ एट द सेंटर ऑफ द स्टोरी, जो कि फिर पाती है अपने आप को कि मुख्य पात्र बन जाती है इस स्टोरी का। सो एवरेज, सो ट्राइंगल। तो ये ना लव इन ट्राइंगल इसमें दिखाया जाता है, कोई एक उससे प्यार करता है, वो किसी और से, वो किसी और से, इस तरह का इसमें लव ट्राइंगल यहाँ दिखाया जाता है। द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले, और जो इस प्ले ट्वेल्थ नाइट की जो ओपनिंग लाइन है जिसमें क्या होता है, मॉपिंग और सीनो है इसमें। अटेंडेड बाई हिज सर्वेंट द म्यूजिशियन सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये वाली बात ट्वेल्थ नाइट में की जाती है कॉमेडी, और इसे याद रखें। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, ये आपको पता भी होगा, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आया है। ये जो एग्ज़ाम यहाँ दिए हुए हैं ये कम है, इनसे भी ज़्यादा में आया है ये। ठीक है, फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन की कमजोरी, वुमेन तुम्हारा नाम क्या है, कमजोरी तुम्हारा नाम है। कि हेमलेट वो किंग लियर में आया है, हेमलेट में आया है, मैकबेथ या फिर एज यू लाइक। तो ये जो लाइन है ये हेमलेट प्ले से ली गई हैं। हेमलेट होता है हीरो, शेक्सपियर की जो मास्टरपीस है हेमलेट, उसका नाम ही हेमलेट है ना, उसके हीरो का नाम भी हेमलेट है। अटर्स हिज फेमस फ्रेज, ये इसका बहुत फेमस फ्रेज है। एक तो फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, और टू बी और या फिर टू बी नॉट टू बी, ये भी दोनों ही इसके बहुत फेमस फ्रेज हैं ये, है ना, डायलॉग हैं। टू बी फ्रेलिटी दाई नेम इन द एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में ये बात कहता है। इनफैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड डिसीज्ड फादर। और कब कहता है, जब अपनी मदर के बारे में जब सोचता है ना, और अपने फादर के बारे में जो कि उनको डिसीज्ड हो गए हैं, डेथ हो गई है, उनके बारे में जब सोचता है तो इस बात को कहता है कि किस तरह से उसकी मदर ने जो है उसके फादर के जाने के तुरंत बाद ही उसके अंकल जो क्लॉडियस है उससे शादी कर ली। ठीक है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी, कि इनमें से जॉनसन है, डॉक्टर जॉनसन है, या ड्राइडन है, या एडिशन है, या पोप है, इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसने क्या किया है, प्रिफर किया है इनकी कॉमेडीज़ को, और क्या बनाने के लिए, अपनी ट्रेजेडीज़ बनाने के लिए। तो ऐसा काम करने वाले ये डॉक्टर जॉनसन है। और देखिए लिखा है कि डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन वॉज इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इन्होंने ना डिक्शनरी भी कंपाइल की है, और ये पोइट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, असिस्ट भी हैं, मोरलिस्ट भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, बायोग्राफर भी हैं। और देखो क्या लिखा है, लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, जो डिक्शनरी कंपाइल करने का काम करता है, वो लेक्सिकोग्राफर होता है, याद रखिए। वन वर्ड में भी इस लेक्सिकोग्राफर को याद रखिए। ही प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज़ टू हिज ट्रेजेडी, और इन्होंने क्या कर दिया, जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ थी अपनी उनको ट्रेजेडीज़ बना दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है या फिर इडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये हमें मिलते हैं देखने के लिए जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, और हम सब ने बीएड किया हुआ है, टीचर बनने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उस दौरान बीएड में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात आती है कि बच्चों का माता के प्रति और पिता के प्रति जो स्नेह लगाव है, माना जाता है, कहा जाता है, और जो कि सच भी है काफ़ी हद तक, कि जो क्या कहते हैं, फीमेल बेबी है ना, जो लड़कियां हैं अपने पिता के प्रति ज़्यादा मतलब प्रेम करती हैं और उनके कंपनी में रहती हैं, जबकि जो बेटा है, बेटा का जो प्रेम है वो मदर के प्रति ज़्यादा होता है। तो इसी बात को कहा है। तो यहाँ पर कहाँ क्या दिखता है, यहाँ पर भी हेमलेट, इनका जो प्ले है, शेक्सपियर का प्ले जो हेमलेट है, तो अब यहाँ पे फादर तो इनके चले जाते हैं हेमलेट के,
है ना, उनको तो मर्डर कर दिया जाता है। तो अब फिर यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है ना, यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है। और ये देखिए कि इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है ये कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़ अ टर्म, ये टर्म है यूज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। इसको याद रखें, किसने यूज़ किया था ये टर्म? सिगमंड फ्रॉइड ने यूज़ किया था। सिगमंड फ्रॉइड ने ये टर्म यूज़ किया था अपनी थ्योरी साइकोसेक्सुअल स्टेज में ऑफ डेवलपमेंट टू डिस्क्राइब अ बॉयज़ फीलिंग और डिज़ायर फॉर हिज मदर, कि जो बॉय की फीलिंग है, डिज़ायर, इच्छा है अपनी मदर के प्रति, एंड जेलसी एंड एंगर टुवर्ड्स हिज फादर। इन शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी हैमलेट दिस इज़ रिफ्लेक्टेड, इसमें है ना ये रिफ्लेक्ट किया जाता है। बेशक क्या कहते हैं, जो हैमलेट है मदर से बड़ा गुस्सा भी रहता है, और मदर को देखो ये भी बोल दिया कि फ्रेंडी दाई नेम इज़ वीमन, तो वो अपनी मदर को ही बोलता है। मगर यहाँ पर है ना एक टर्म, एक कंडीशन वो आती है जब है ना, जब हैमलेट बड़ा गुस्से में होता है एंड वांट टू नो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम हिज मदर, और वो कहता है कि मेरी जो शब्द होंगे ना डैगर के जैसे होंगे, ड्रैगर के जैसे, वो जो क्या होता है खंजर के जैसे, पर मैं उसे यूज़ नहीं करूँगा, है ना, एक इस तरह का भी यहाँ पे आता है, ठीक है सीन। तो उनका जो प्रेम है वही दिखता है यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसको जेलसी होती है ना कि उसने क्या कर लिया, मदर ने दूसरी उसे अंकल से शादी भी कर ली, तो ये वाली बात भी है। नेक्स्ट है कि विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्ले। तो देखो शेक्सपियर्स के प्ले में चाहे ट्रेजेडी रही है चाहे कॉमेडी रही है, ये फूल, क्लाउन, ये कॉमिक रिलीफ देने के लिए ये करेक्टर तो मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो जैक्यूज एग्ज यू लाइक इट में, हाँ जैक्यूज एग्ज यू लाइक इट में जैक्यूज तो है, मगर जैक्यूज फूल नहीं है। एज यू लाइक इट में दो करेक्टर हैं जो कि जैक्यूज नाम के हैं, एक मेलनकली जैक्यूज है और दूसरा जो ओलिवर का भाई होता है उसका भी नाम जैक्यूज है ना, मगर दोनों में से कोई भी फूल नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। बाकी ट्रिंक्यूलो टेम्पेस्ट में, ग्रेव डिगर हैमलेट में, हाँ टचस्टोन एज यू लाइक इट में, हाँ एज यू लाइक इट में टच स्टोन है, देखो दो बार यहाँ दे दिया, और 12th नाइट में फीस, तो ये सारे क्या हैं, फूल हैं। पर जो हमारे ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कि जैक्स is one of the main character in the Shakespearean As You Like It. He is known as the melancholy Jacks. He is not a fool, a faithful lord to Duke Senior. Jacks has an exaggerated melancholy disposition and is a devoted though cynical observer, है ना तो वो सिनिक एक पर्सन होता है, उसे भी इसे वर्ड को याद रखो, वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो दुख में सुख में सब में एक जैसा ही रहता है, तो ये बेचारा मेलनकली ना तो हंसता है और बस दुखी हमेशा रहता है, सुख और दुख इसका एक जैसा ही है ना। तो क्या है, सिनिकल ऑब्जर्वर ऑफ द वर्ल्ड एंड सराउंड्स हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद हिज लाइन, ठीक है। सोनेट नंबर 13 जो स्टार्ट होता है कि माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक सन ऑफन डब्ड अ स्पूफ द सोनेट। तो क्या किया जाता है कि इस सोनेट को, तो यहाँ पे स्पूफ की बात की गई है। तो स्पूफ क्या होता है, एक क्या होता है, ह्यूमरस इमिटेशन होता है, मतलब किसी सीरियस वर्क का हमने क्या किया है, उसको उसकी पैरोडी की है ना, मॉक किया है उसका, और तो ये ह्यूमरस इमिटेशन है, उसका हास्यास्पद उसकी नकल है ना, तो ये है, ठीक है। तो माई मिस्ट्रेस आर नथिंग लाइक द सन, तो ये देखिए इसके बारे में क्या इसमें सही है कि रेप्यूडिएट्स ऑल शेक्सपियर्स हैज़ सेड ऑफ हिज डार्क लेडी अर्लियर, पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, है ना। तो स्पूफ होता है, इमिटेशन होता है, नकल होती है, तो नकल पैरोडीज में होती है ना। तो ये तो आंसर यहाँ पे सही है, पर और भी देखते हैं ऑप्शन। क्या इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इडलिक लव फेल्ट
felt and expressed by comic folk. इडलिक पोइट्री ऐसी होती है और वो जिसमें है ना नेचर वगैरह की बात की जाती है. तो डिस्क्राइब द कूलिंग एस्पेक्ट ऑफ द लेडीज लव्स आईज. नहीं, सन की बात की गई है यहाँ पे, तो कूलिंग तो नहीं होगा. इन शेक्सपियर्स pragmatic tribute to ordinary women in their day everyday existing. यहाँ ये बार भी नहीं होगा. इसका जो आंसर है ये है बी है इसका आंसर. तो ये क्या है, एक पैरोडीज़ है जिसमें जो शेक्सपियर क्या करता है, जो एलिजाबेथन टाइम की जो सोनेट्स है, जो कन्वेंशनल सोनेट्स है ना, उसका कंटेंट और उसका स्ट्रक्चर दोनों को स्पूफ करने का इसने काम किया है. लिखा है कि सोनेट नंबर 130 वॉज रिटन बाय इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर, दो मोस्ट लाइकली रिटन इन द 1590. लाइक मैनी अदर सोनेट फ्रॉम द सेम पीरियड ही पैरोडीज, उसने नकल की है, पैरोडी की है, मॉक किया है द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट. ये जो कन्वेंशनल जो मतलब इस तरह के जो चलते आ रहे हैं रूढ़िवादितावाद जो क्या कहते हैं, ये एलिजाबेथन टाइम के जो लव सोनेट हैं इसकी पैरोडी की है, बोथ इन कॉन्टेक्ट में भी और स्ट्रक्चर में भी. हिज पोइम रेसल विद ब्यूटी लव एंड डिज़ायर, ये अपनी इस पोइम में. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा है कि इन 12th नाइट मॉलवोलियो रीड्स अलाउड, और मॉलवोलियो जो है जोर से पढ़ता है वाइल अलोन, जबकि अकेला है. मारियाज फॉर्ज्ड लेटर, जो मारिया का जो लेटर है फॉर्ज छीना हुआ है उसको. ही इज़ अटरली इग्नोर अदर करेक्टर एंड ऑडियंस, और वो क्या है, जो ऑडियंस है वहाँ पे और करेक्टर हैं उसको अनभिज्ञ है, इसको नहीं जानता कि कोई और भी है. हु वुड एक्चुअली एंगेज इन सम काइंड ऑफ डायलॉग, जो कि वो जो कुछ डायलॉग हैं उसमें वो एंगेज भी हैं विद हिम, उसके साथ. दिस गिव्स राइज टू, और ये क्या बात है इसमें, मतलब किस चीज़ के बारे में कही गई है कि वर्बल आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है, ड्रामेटिक आयरनी है और इंटेंशनल आयरनी है ये, या फिर सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज, या दोनों तरह की ये आयरनी है. ठीक है, तो यहाँ पे भाई आयरनी के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ देखिए इसका जो आंसर है ये है ड्रामेटिक आयरनी. ये सिचुएशनल और ये तो नहीं, इसमें ई यहाँ दिया हुआ है पर बात की गई है ड्रामेटिक आयरनी की. और यहाँ देखिए कितना अच्छा यहाँ वर्णन भी दिया हुआ है इसका कि ड्रामेटिक आयरनी इन्वॉल्व अ सिचुएशन, कि ड्रामेटिक आयरनी जो होती है इन्वॉल्व होती है एक ऐसी सिचुएशन में इन अ प्ले और नरेटिव, कोई प्ले में, नाटक में या फिर नरेटिव में, विच द ऑडियंस और रीडर शेयर्स विद द ऑथर, है ना, जहाँ पर जिसमें जो ऑडियंस है और रीडर है वो कुछ शेयर करते हैं ऑथर के साथ, और नॉलेज ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर सर्कमस्टांसेस ऑफ विच अ करेक्टर इज़ इग्नोरेंट, जो कि करेक्टर है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर, भाई कोई एक्शन उसमें प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, उसके बारे में इग्नोरेंट है. इन दिस सिचुएशन करेक्टर अननोइंगली एक्ट, बिना जाने कुछ एक्ट करता है. इन अ वे वी रिकॉग्नाइज टू बी ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट, जो कि हम फिर उस बात को इस तरह से पहचानते हैं कि जो कि क्या है, पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट है टू द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, है ना. अब हमें तो पता होता है क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो तो देख रही है. और एक्सपेक्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी नो दैट फेट होल्ड्स इन स्टोर, जो उसका भाग्य है, और से समथिंग दैट एंटिसिपेट्स द एक्चुअल आउटकम, और इससे क्या है, जो वास्तविक जो रिज़ल्ट है वो एंटिसिपेट होता है, पहले से ही पता चल जाता है, बट नॉट एट ऑल इन द वे डैट द करेक्टर इंटेंड्स, पर उस तरह से नहीं कि जिस तरह से वो जो करेक्टर है वो इंटेंड करता है. इन दिस प्ले द 12th नाइट मॉलवोलियो अप्रोचेज ऑन द पाथ टेकिंग टू हिमसेल्फ, ही स्पीक्स ऑफ ओलिविया, सर टॉबी एंड अदर कांट हेल्प jeering at Molvio's pride from the hiding place, but they do it softly so that he will not overhear them and realize that they are there, है ना.
और वो इस बात को क्या कहते हैं, इतना सॉफ्टली वो हंसते थे कि वो उसे रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो सब वहाँ पर हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कि Shakespeare's soliloquies are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify the exception to this definition in the context of Shakespeare's tragedy. तो इनकी जो soliloquies हैं, है ना, शेक्सपियर की, उसको डिफ़ाइन किया जाता है किस तरह से, इस तरह से कि ये क्या है, एक लोक्यूशन है, डोमिनेट करती हैं जो स्टेज पर, एंड अटेंशन है, डिलीवर्ड कर दी जाती हैं जो कि स्पीकर्स को, स्पीकर देता के द्वारा, है ना, हु इज़ अलोन, जो कि अकेला है ऑन द स्टेज। अब ये जो डेफिनेशन है, इसका एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हेमलेट की सॉलिलोकी है टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। मैकबेथ की सॉलिलोकी है इट इज़ दिस आ डैगर विच आई सी बिफोर मी। और हेमलेट की एक और सॉलिलोकी नाउ माइट आई डू इट एट पेट। और यागो की सॉलिलोकी है इफ़ इट वर डन व्हेन दिस डन, अगर ऐसा होता तो कब होता, है ना। तो ये सारी तो इसकी जो सॉलिलोकी हैं, ये सारे ये जो डेफिनेशन है इसको उस पर सही बैठती हैं, मगर एक ये जो है ना हेमलेट की सॉलिलोकी, नाउ माइट आई डू इट पेट, तो ये इसका आंसर है जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है। लिखा है कि हेमलेट सॉलिलोकी नाउ माइट आई डू इट पेट, है ना, नाउ ही इज़ प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट appear in act 3 scene 3 में this soliloquy is exception in the context of the definition of Shakespeare's soliloquy who is alone on the stage. He presents soliloquy, both Hamlet and Claudius are present, है ना, यहाँ पर हेमलेट और क्लॉडियस दोनों ही प्रेजेंट है। आफ्टर स्पीकिंग हिज डायलॉग क्लॉडियस नील्स ऑन द स्टेज, देन हेमलेट अटेंड ऑन द स्टेज एंड स्पीक्स टू हिज सॉलिलोकी। और हेमलेट क्या होता है, एंट्रेस होता है, आता है और अपनी सॉलिलोकी जो है वो बोलता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, बाकी तो सब में अकेले ही बोली गई है सॉलिलोकी जब वो अकेला होता है, पर यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ स्टेज पे क्लॉडियस भी उसके साथ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्ले। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो गिवन ऑप्शन में दिए गए हैं जिसमें कि हेमलेट जो है सुपीरियर हो जाता है एलिजाबेथन जो रिवेंज प्ले हैं उनमें। लिखा है इनसैनिटी और फाइंड इनसेंटी। तो सैनिटी सेन पागलपन, इनसैनिटी है ना, इनसैनिटी पागलपन, या फिर ये फाइंड जो झूठी इनसैनिटी है, पागलपन, ठीक है। तो हेमलेट तो ये करता ही है। वायलेंट डेथ ऑफ हीरो, एप्रोप्रिएट एनकरेजिंग बेनिजियंस, बेनिस के लोग शायद बेनिजियन है यहाँ पर। अवेयरनेस ऑफ मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज, या फिर द यूज़ ऑफ नंबर ऑफ सॉलिलोकीज। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि अदर एलिजाबेथन अदर जो ट्रेजेडीज़ हैं, एलिजाबेथन रिवेंज प्ले हैं, उनसे अलग करता है। तो जो अलग करने का बात है वो क्या है कि ये मोरल इम्प्लीकेशन है ना। अब आप कोई भी और ट्रेजेडी उठा के देख लीजिए, है ना, पर यहाँ देखो हेमलेट में ये दिखाई देता है, क्लॉडियस को नहीं मारता, मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्यों, मोरलिटी दिखाता है ना वो, इस वजह से। तो यही आंसर है इसका, क्योंकि और ट्रेजेडीज़ में हमें देखने को, अदर ट्रेजेडीज़ में देखने को नहीं मिलता। लिखा है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क ऑफन शॉर्टेन टू हेमलेट। इस ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर समटाइम्स बिटवीन, ठीक है, 1599 या 1601 में परफॉर्म की गई थी 1609 में। अवेयरनेस ऑफ मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज इज़ द एलिमेंट दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन प्लेस। तो यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से वो उसको सुपीरियर माना जाता है। हु स्पीक्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन इन हेमलेट, समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये ओपनिंग है सीन,
ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो फ्रेंड है मर्सेलियस है ना, तो मर्सेलियस इस बात को कहता है। तो क्लॉडियस तो राजा ही है, होरेशियो नहीं है, उसका मित्र बाद में आता है, ये पोलोनियस भी नहीं, हैमलेट भी नहीं खुद कहता। तो ये मर्सिलस का ये डायलॉग है कि समथिंग इज़ रोटन इन द, कुछ तो गड़बड़ी है इस डेनमार्क में, अपीयर्स इन हैमलेट। और ये एक्ट 1 और सीन 4 में ये कहता है। और किससे कहता है? होरेशियो से कहता है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय मर्सिलस नॉट हैमलेट एज इज़ कॉमनली बिलीव्ड। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्निजेबल लाइन इन ऑल द शेक्सपियर्स वर्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या कि आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पोजिटेड द व्यू, द लेविटी ऑफ हैमलेट, द रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, हिज puns are not part of a deliberate or dissimulation but a form of emotional relief। और ये वाली बात क्या किया है? क्रिटिसाइज़ किया है कि ये सारी चीज़ें जो वो हैमलेट के अंदर जो दिखाई दे रही थी वो ये क्या था, मतलब तो हैमलेट के अंदर जो लेविटी है, जो छिछोरापन है, जो किसी सीरियस मतलब काम को वो बड़ा जो मजाक में ले रहा है ना, उसका रिपीटेशन है, बार बार वो जो फ्रेज़ है उसको रिपीट करता है, दोहरे अर्थ में बोलता है। आर नॉट पार्ट ऑफ अ डेलिब्रेट ऑफ डिससिमुलेशन, जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, डिससिमुलेशन नहीं कर रहा है, बट अ फॉर्म ऑफ, ये है उसके अंदर का जो दुख है ना, उसके लिए इमोशनल रिलीफ है। अब किसने कहा है? कॉलरिज ने, हैजलिट ने, इलियट, बार्डले, चार्ल्स लैम्ब। तो भाई ये जो हैं ये बात कही है टी.एस. इलियट ने, ये बात कही है। और देखिए क्या कहा है कि टी.एस. इलियट posted his view in his critical essay Hamlet and His Problem. The levity of Hamlet, repetition phrase, his pun are not part of deliberate plan of dissimulation but a form of emotional relief. In the character Hamlet, it is the buffoonery of an emotion which can find no outlet in action. In dramatic, it is buffoonery, बड़ा चढ़ा के कहने वाली बात है, ऑफ एन इमोशन विच ही कैन नॉट एक्सप्लेन इन आर्ट, जो कि वो टैक्टफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता उस बात को। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए क्या लिखा है ये कि नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर के बारे में ये कहा है क्या कि दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग गिव हिम द ग्रेटर कमांडेशन। ठीक है, वो जो उसको आरोप लगाते हैं कि भाई वो तो वो अभी लर्न कर रहा है, सीख ही रहा है, वो उसे ग्रेटर कमांड देते हैं। ही वॉज नेचुरली लर्न, है ना, प्राकृतिक रूप से सीखा हुआ है। ही नीडेड नॉट स्पेक्टिकल्स, उसे स्पेक्टिकल्स की दृष्टिकोण की चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बुक्स टू रीड नेचर, है ना, बुक्स की जो कि नेचर के बारे में पढ़े। ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, इस अपने अंदर देखता है और नेचर के लिए आया है, वहाँ पाता है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता ही इज़ एवरीवेयर अलाइक वे वर ही सो, आई शुड डू हिम इंजुरी टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ मैनकाइंड। और ये वाली बात ये तो उसके पक्ष में ही जा रही है। तो किसने कही है? कि जॉनसन ने कही है, टी.एस. इलियट ने कही है, कॉलरिज ने कही है, ड्राइडन या हैजलिट ने कही है। तो इसका आंसर है क्या कि जॉन ड्राइडन said this of शेक्सपियर इन द वर्क द एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, है ना। तो जॉन ड्राइडन का ये भी याद रखना है, द एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। टू बिगिन देन विद शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ द मॉडर्न परहैप्स एंशिएंट पोइट्स had the largest and most comprehensive soul, है ना, समझने योग्य। All the images of nature were still present to him and he drew them not laboriously but luckily when he described anything। तो वो सारी चीज़ें, आत्मा जो उसके अंदर ये नेचर प्रेजेंट है, उसने खींच लिया, ड्रू कर लिया बड़ी अपनी मेहनत से, पर लकीली
लेवरसली, ना सिर्फ लेवरसली बट लकीली, भाग्य से, और डिस्क्राइब कुछ भी डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर ऐसे पोइट रहे हैं, ड्रामाटिस्ट रहे हैं, ऑथर रहे हैं जिनको प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पॉपुलैरिटी दोनों ही उनके लाइफ टाइम में मिल गई, और इसके लिए जो पोइट ऑथर होते हैं हमेशा ही तरसते रहते हैं, पर वो बहुत लकी रहे। और इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर एंड करेंगे, कंटिन्यू इस सीरीज़ को करते हुए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, होप करती हूँ बहुत अच्छा आपको लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।